हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल दैया क्लासेज एंड एजुकेशन न्यूज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि एमएससी 2026 जिन विद्यार्थियों को पहली मेरिट लिस्ट में स्टडी सेंटर अलाउट हुआ है, उन विद्यार्थियों को काउंसलिंग के समय कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो लेके जाने हैं। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो बहुत ही बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए दोस्तों इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, और यदि इस चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नया हम वीडियो बनाते हैं उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुंच सके। तो बात करते हैं दोस्तों, जो विद्यार्थी एमएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स या जूलॉजी या बॉटनी से कर रहे हैं, उनका फर्स्ट शेड्यूल ऑफ एडमिशन काउंसलिंग या फीस सबमिशन एंड अपवर्ड मोमेंट शेड्यूल है उसको जारी कर दिया गया है। तो इस पीडीएफ में ध्यान तरीके से और सही तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि एमएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी और बॉटनी कार्यक्रमों में प्रवेश सत्र जनवरी 2026 के लिए अभ्यर्थियों के लिए प्रथम मेरिट लिस्ट, प्रवेश काउंसलिंग समय सारणी, फीस जमा, अपवर्ड मूवमेंट की समय सारणी व अन्य संबंधित जो दिशा निर्देश है उसके अकॉर्डिंग। आप सभी को एक बात तो ज्ञात होगी, जो काउंसलिंग जो डेट है आपकी वो 11 मार्च 2026 या 12 मार्च 2026, इन दो जो डेट है, इन दो डेट में आपको कोई एक तारीख है, इस एक तारीख को आपको अपने डॉक्यूमेंट जो आपकी डीवी है, जो आप काउंसलिंग करवाने जाओगे, इन दोनों तारीखों में से एक जो डेट है आपको चॉइस करनी है कि आप किस दिन है जो अपने काउंसलिंग के टाइम आपको वहाँ पहुँचना है। बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, और इससे पहले जो विभिन्न जो पॉइंट है उस पॉइंट को समझते हैं। अभ्यर्थी को दिनांक 11/3/2026 या 12/3/2026 में से किसी भी एक दिन प्रवेश काउंसलिंग के लिए उससे संबंधित क्षेत्रीय केंद्र पर उपस्थित होना है। अभ्यर्थी को आवंटित अध्ययन केंद्र, स्टडी सेंटर पर प्रवेश काउंसलिंग के हेतु रिपोर्टिंग नहीं करनी है। आवंटित अध्ययन केंद्र जिस क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत आता है वहाँ पर प्रवेश काउंसलिंग के लिए रिपोर्टिंग हेतु उपस्थित होना है। पहले पॉइंट को ध्यान से समझिए दोस्तों कि पहले तो आपको ये निर्धारित करना है कि जो आपका काउंसलिंग जो शेड्यूल है वो जारी किया गया, एक तो 11 मार्च 2026 और एक 12 मार्च 2026, इन दो जो तारीख दी गई, इन दो तारीख में से एक दिन आपको है वो काउंसलिंग का जो डेट है वो चुनना है जिस दिन आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, लास्ट जो डेट है वो 12 है और 12 तारीख को ही आपकी जो फीस है वो लास्ट जमा हो सकती है। यदि इससे पहले आप नहीं करवाते हो तो फिर उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की रहेगी। आगे हम इस नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे। और दूसरी इसमें एक बात और कही गई है, जो स्टडी सेंटर आपको अलाउड हुआ है, आपको काउंसलिंग उस स्टडी सेंटर पर नहीं करवानी है। आपको काउंसलिंग है वो उस जो स्टडी सेंटर जिस रीजनल सेंटर के अंतर्गत आता है, जैसे जो स्टडी सेंटर जिस रीजनल सेंटर के, मानो कि जयपुर रीजनल सेंटर के अंतर्गत आता है, तो आपको जयपुर के रीजनल सेंटर पर 11 या 12 तारीख को वहाँ उपस्थित होना है अपने संपूर्ण डॉक्यूमेंट के साथ, और वहाँ आपको अपनी क्या करवानी है, काउंसलिंग करवानी। आई होप, आशा करता हूँ कि जो ये पहला पॉइंट है आपको समझ में आया होगा। दूसरा है, मेरिट सूची के अभ्यर्थियों को प्रवेश काउंसलिंग हेतु प्रवेश योग्यता के मूल दस्तावेज एवं इसकी एक स्व प्रमाणित प्रति के साथ उपस्थित होना है। बहुत ही सरल भाषा में समझाने का मैं प्रयास करूंगा दोस्तों कि जो आप जो डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, एक तो आपके पास में वो संपूर्ण ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दूसरा, उन सभी डॉक्यूमेंट की एक एक फोटोकॉपी का सेट बनाया हुआ होना चाहिए, वो भी स्व प्रमाणित। स्व प्रमाणित का अर्थ है कि स्वयं के सिग्नेचर या हस्ताक्षर की हुई होने चाहिए। आई होप ये भी पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तीसरा, वही विद्यार्थी काउंसलिंग के लिए पात्र माना जाएगा जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध एमएससी एडमिशन गाइडलाइन 2026 के अनुसार योग्यताओं को पूरी करता हो। वही विद्यार्थी पात्र या योग्य माना जाएगा
जो एमएससी एडमिशन गाइडलाइन 2026 के अनुसार सारी अपनी योग्यताओं को पूरी करता हो। यदि किसी प्रकार की योग्यता में अभाव है तो उस स्थिति में जो आपका प्रवेश है वो निरस्त कर दिया जाएगा। चौथा पॉइंट दोस्तों, उक्त तिथियों पर किसी भी कारण से व्यक्ति उपस्थित के अभाव में विद्यार्थी की दावेदारी समाप्त मानी जाएगी। आपको स्वयं को वहाँ उपस्थित होना है, ये ध्यान रहे, स्वयं की उपस्थिति ही वहाँ पर प्रेजेंट मानी जाएगी। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो एडमिशन काउंसलिंग डिटेल, यदि कोई विद्यार्थी एमएससी बॉटनी से है, जिसको एमएससी बॉटनी से स्टडी सेंटर प्राप्त हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हो कि सबसे पहले रीजनल सेंटर बीकानेर, प्रोविजनली एलोटेड स्टडी सेंटर जिसमें रीजनल सेंटर बीकानेर है, और उसके अंतर्गत जो 1, 2, 3 नंबर दे रहे हैं ये इसके क्या है, स्टडी सेंटर है। उसके बाद में रीजनल सेंटर जयपुर, उसके बाद में रीजनल सेंटर जोधपुर, उसके बाद में रीजनल सेंटर कोटा, उसके बाद में रीजनल सेंटर बीकानेर, फिर रीजनल सेंटर फिर से एक बार जयपुर, फिर रीजनल सेंटर जोधपुर और फिर रीजनल सेंटर कोटा। तो ये काउंसलिंग वेन्यू दे रखा है। ये ध्यान रहे कि आपको जो काउंसलिंग है वो अपने रीजनल सेंटर पर करवानी है। विशेष बात इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रहे, आपको अपने स्टडी सेंटर पर काउंसलिंग नहीं करवानी है। आपको जिस स्टडी सेंटर जो रीजनल सेंटर के अंतर्गत आता है उस रीजनल सेंटर पर जाकर आपको काउंसलिंग करवानी है। उसके बाद में दोस्तों ठीक उसी प्रकार एमएससी केमिस्ट्री में भी यही है, एमएससी फिजिक्स में भी यही है, और एमएससी जूलॉजी में भी देख सकते हो आप। और अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट, अपने जो इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है, आवश्यक दस्तावेज है, उन दस्तावेज के बारे में हम बात करते हैं। और जब आप इन सब की जो ओरिजिनल और फोटोकॉपी की कॉपी बनाते हो तो एक ध्यान रहे पूरा एकदम क्रम से बनाना है, जो क्रम ये दे रखा है। जैसे 1 नंबर है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट। जब आपका एमएससी फर्स्ट लिस्ट मेरिट अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुई थी उस समय आपने फॉर्म नंबर और डीओबी जो कि आपकी डेट ऑफ जो बर्थ होती है, जन्म तिथि आपने लगवा कर आपने जो अलाउड प्रिंट जारी किया था, जो एक लेटर प्राप्त हुआ था जिस पर एक जानकारी लिखी हुई थी, आपका नाम, आपको स्टडी सेंटर कौन सा प्राप्त हुआ है, तो एक तो आपको वो प्रिंट आउट लेना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। दूसरा, आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट, जिस समय आपने एमएससी 2026 का फॉर्म भरवाया था, याद हो तो वो फॉर्म की प्रिंट आपको लेनी है। 2 नंबर डॉक्यूमेंट। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है, स्वयं का राजकीय मान्यता प्राप्त कोई भी पहचान पत्र, वह स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति, ओरिजिनल आईडी और उसकी फ़ोटोकॉपी, और उस फोटोकॉपी पर आपका सिग्नेचर, तभी जो है वो सत्यापित प्रति मानी जाएगी। कक्षा 10वीं की मूल अंक तालिका या प्रमाण पत्र है उसकी स्वयं द्वारा सत्यापित छाया प्रति जन्म तिथि के लिए सत्यापन हेतु। फिर 5वां पॉइंट है कक्षा 12वीं की मूल अंक तालिका या प्रमाण पत्र है उसकी स्वयं द्वारा सत्यापित छाया प्रति। और छठा डॉक्यूमेंट है जो स्नातक या ग्रेजुएशन आपने की है उसकी 3 साल की अंक तालिका। यदि डिग्री है तो आप डिग्री भी लेके जा सकते हो। यदि किसी ने बीएससी बीएड 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है तो उसके चारों ही वर्षों की जो अंक तालिका या डिग्री है आपके पास में, तो ओरिजिनल डिग्री और उसकी जो भी फोटोकॉपी है उसको भी सेट साथ में लेके जाना है। 7वां पॉइंट है यदि अभ्यर्थी ने 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी कार्यक्रम किया है तथा उस संयुक्त कार्यक्रम में बीएससी निकास भी संभव है तो बीएससी निकास डिग्री का प्रमाण पत्र व स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति यदि है तो। यदि अभ्यर्थी का अंक तालिका सीजीपीए है तो सीजीपीए का प्रतिशत में रूपांतर सूत्र का भी आपको प्रूफ देना है, ये ध्यान रहे। 9वां पॉइंट है एससी एसटी पीएच आदि आरक्षण के लाभ हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र व स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति, ये ध्यान रखना। जिस आरक्षण में आपने जो फॉर्म भरा था उस समय जो आपको आरक्षण लाभ लेना है तो उसका जो आवश्यक प्रमाण पत्र है वो भी आपको देना पड़ेगा। 10वां जो पॉइंट है जाति प्रमाण पत्र जो ओबीसी एसबीसी और एमबीसी श्रेणी राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत होने चाहिए।
जिस समय आपने फॉर्म भरा था और उस समय जो प्रमाण पत्र आपने लगाया था या फिर उसकी PDF अपलोड की थी, वो सारा डॉक्यूमेंट है वो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना ही, ध्यान रखना। उसके बाद में 11वां पॉइंट है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत होना चाहिए। EWS लगवाना है आपको, और उसके अंतर्गत जिस प्रकार की जो भाषा लिखी गई उसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब EWS का प्रमाण पत्र है वो उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है, ये ध्यान रखना। 12वां है, मूल निवास प्रमाण पत्र व स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति आरक्षण परिलाभ हेतु। और 13वां है, ABCID पेज की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति। अब बात करते हैं कि मेरे दोस्त, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ABCID पता नहीं है, तो आप ABCID है वो पता कर सकते हो और ABCID का वहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हो। किसी ई मित्र से आप जाओगे, वहाँ ABCID का प्रिंट आउट निकाल सकते हो। और DABID की पेज स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति, ये भी आप ई मित्र से निकला सकते हो। 15वां जो पॉइंट है, बैंक पासबुक प्रथम पृष्ठ की स्वयं द्वारा सत्यापित साफ छाया प्रति, जिस पर सारी डिटेल लिखी हो, अकाउंट होल्डर का नाम, खाता संख्या, IFSC डिटेल, ब्रांच इत्यादि स्पष्ट उस पर क्या हो, प्रिंट हो। बैंक की पासबुक का जो पहला पेज होता है जिस पर ये सारी की सारी बातें लिखी होती है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी। और उसके बाद में 16वां जो पॉइंट है, जो 2025 में नहीं था बट अब 2026 में एक नया पॉइंट जुड़ा है इसके साथ ही, कि दिए गए पर आपको इस साइट पर रजिस्ट्रेशन करना है और डाउनलोड किए गए इस प्रमाण पत्र एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग के प्रिंट की प्रति आपको लेनी है। इस साइट पर जाना है आपको और वहाँ से आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। फिर 17वां है, MSc प्रथम वर्ष का कार्यक्रम जो शुल्क है 17,300 है, तथा ये जो शुल्क है वो एक मुश्त ऑनलाइन माध्यम से उसी दिन जमा करनी है। सबसे बड़ी जो अहम बात है दोस्तों, ऑनलाइन फीस जमा होगी, इसलिए ध्यान रहे, यदि कोई मेरे दोस्त या भाई या मेरी बहन आप यदि फीस जमा वहाँ करवाने जाते हो तो कैश आप लेके जाओगे, लेकिन वो मना कर देंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि आपकी जो फीस है वो ऑनलाइन माध्यम है। मान लो आपके पास में कैश है और वहाँ आप कैश देते हो तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ऑनलाइन लेंगे, तो आपके पास में 2 दिन के अंतर्गत आपको, मान लो लास्ट डेट के दिन ही गए, फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रहे, जो नोटिफिकेशन में कहा गया है आपको उसी तरीके से जो सारा है वो कार्य करना है। ऑनलाइन माध्यम में आप जो 17,300 फीस है वो आपको ऑनलाइन माध्यम फ़ोनपे या फिर पेटीएम वगैरह जो भी आपको वहाँ पर जो सिस्टम है वो बता दिया जाएगा कि आपको किस पर फीस करनी है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, यदि आपको किताबें वहाँ SLM नहीं लेनी है, मान लो किसी भैया या बहन को वहाँ बुक नहीं लेनी है, विदाउट बुक फ़ीस पे करनी है, तो वहाँ पर भी थोड़ा डिस्काउंट है, तो 17,300 की जगह वहाँ डिस्काउंट देकर आपको उतनी फ़ीस बता दी जाएगी। विश्वविद्यालय वेबसाइट पर दिए गए MSc एडमिशन 2026 के संबंधित जो लिंक पर दिए गए फीस जमा लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने हेतु फीस जमा संबंधित लिंक आवेदन फॉर्म सत्यापन के उपरांत खुल जाता है और आवेदन फॉर्म सत्यापन के ठीक उपरांत अभ्यर्थी की फ़ीस जमा करवा सकता है। उसके बाद में आपको जो फीस है वो रेसिप्ट भी आपको दे दी जाएगी। 18वां पॉइंट, जो अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 12/3/2026 को रात्रि 11:59 तक फीस जमा नहीं करेगा तो उसका प्रवेश आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा और उसको इस हेतु आगे मौका नहीं दिया जाएगा। ध्यान रहे, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय में अपनी फीस है वो उस अंतिम दिनांक से पहले जमा करवा दे, नहीं तो अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। फिर दोस्तों आप आगे दिशा निर्देश पढ़ सकते हो पूरी PDF में। और ध्यान रहे दोस्तों, जो सेकंड और थर्ड लिस्ट का जो वेट कर रहे हैं दोस्तों, उन अभ्यर्थी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जितना भी कार्य पूरा हो जाता है उसके बाद में आपकी जो सेकंड और थर्ड लिस्ट जारी हो जाएगी, उसके बाद में उन विद्यार्थियों को भी और मौका दिया जाएगा जिन विद्यार्थियों को स्टडी सेंटर चेंज भी करना है, अप्रूव मूवमेंट करना है। उनको जो अप्रूव्ड जो मूवमेंट होता है कि उस स्टडी सेंटर को चेंज करना चाहते हैं तो उनको भी मौका दिया जाएगा। तो देखते हैं इनको भी
जो अभ्यर्थी काउंसलिंग के दिन स्वयं उपस्थित होते हैं उसके आवेदन फॉर्म सत्यापन उपरांत निर्धारित अंतिम तिथि तक फीस जमा कर देंगे उन्हें अभ्यर्थियों को अपवर्ड मूवमेंट का विकल्प मिलेगा। यदि अंतिम तिथि से पहले जमा करवाएंगे तो आपको अपवर्ड मूवमेंट का विकल्प भी एक मिलेगा वहाँ पर, और उस विकल्प ऑनलाइन माध्यम से होगा। और इसके लिए अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिए गए MSc एडमिशन 2026 संबंधित तक 2026 इस लिंक पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, और ये मोबाइल SMS व ईमेल OTP बेस्ट पर होगा। एक जैसे ऑप्शन ओपन होगा, जैसे आप फीस जमा करवा देते हो और उसके बाद में आपको लगता है स्टडी सेंटर चेंज करना है, तो विश्वविद्यालय द्वारा उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा, वहाँ से जो अपना स्टडी जो सेंटर होता है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है कि जिन अभ्यर्थियों को प्रथम चयन वरीयता अध्ययन केंद्र फर्स्ट मेरिट लिस्ट स्टडी सेंटर आवंटन हो गया है, उन्होंने डॉक्यूमेंट सत्यापन व निर्धारित फीस जमा करवा दी है, उन्हें अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पहली चॉइस ही पहली कॉलेज मिल गई है उनको, तो फिर उनका नहीं होगा। अपवर्ड मूवमेंट का तात्पर्य है कि विद्यार्थी द्वारा कम चाहिए गई चॉइस से अधिक चाहिए गई चॉइस की तरफ सीट अध्ययन केंद्र आवंटित किया जा सकेगा। यदि अधिक चाहिए चॉइस सीट खाली होगी तो यदि आपको नीचे वाली, जैसे मान लो आपने 5 सीट को भरा है और आपको 4 नंबर आपको स्टडी सेंटर अलाउड हुआ है, उसमें से आपको दूसरे नंबर तो ऊपर वाली सीटों में आपको जो स्टडी सेंटर है वो मिल सकता है, ये ध्यान रहे। उसके बाद में जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट सत्यापन व निर्धारित फीस जमा करवा देते हैं तथा आवंटित अध्ययन केंद्र से संतुष्ट है, तो वो चाहे तो अपवर्ड मूवमेंट का विकल्प नहीं प्रयुक्त कर सकते हैं, तो उनको जो अध्ययन केंद्र आवंटित हुआ है तो उनको वही रहेगा, ये ध्यान रहे। उसके बाद में दोस्तों आप इन सारों पॉइंट को आप पढ़ सकते हो आराम से। ये रहा दोस्तों, सारे पॉइंट को आप अच्छी तरीके से, ये जो शपथ पत्र है, जो OBC प्रमाण पत्र में जिसका पुराना है, वो सारा जो शपथ पत्र है वो आप देख सकते हो। इसमें इम्पोर्टेंट एक बात और है दोस्तों, वो बात पीछे रह गई है, क्या बात है वो बता देते हैं आपको। जी दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये बात है दोस्तों कि आप जब काउंसलिंग के समय रीजनल सेंटर पर जब आप जाते हो तो वहाँ एक अटेंडेंस जो उपस्थिति प्रमाण पत्र होता है, उपस्थिति प्रपत्रक होता है, वहाँ आप जो जाने का समय जब आप काउंसलिंग करते हो उस समय और जब जाने के बाद में दोनों जगह है वो आपके साइन होने चाहिए, ये ध्यान रहे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट की जाएगी, जब डॉक्यूमेंट उस समय आपसे सिग्नेचर करवाए जाएंगे, जिस समय आपके फीस वगैरह जो भी जमा हो जाएगी, उसके बाद में जो सेकंड जो सिग्नेचर है वो वापसी का जो वो सिग्नेचर करवाया जाएगा। ये 2 सिग्नेचर है, ये ध्यानपूर्वक आपको करना है, ये ध्यान रखेंगे। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद।